तो हमारा आज का मकसद सिर्फ कुछ रटे रटाई फैक्ट्स पढ़ना नहीं है, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स की तह तक जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, मानव स्वभाव है कि हम चीजों को बॉक्सेस में रखना पसंद करते हैं। जो लाइन पेपर पर खींची है, हम बस उसे ही सच मान लेते हैं। हाँ, पर जानकारी तभी हथियार बनती है जब उसे सही कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए, है ना? एकदम सही। अगर हम सिर्फ आंकड़े रटेंगे तो एग्जाम के प्रेशर में वो आंकड़े हमें धोखा दे देंगे। हमें ये समझना होगा कि कोई भी ज्योग्राफिकल लाइन वहां क्यों है, वो क्या तय कर रही है। तो फिर इस भौगोलिक चक्रव्यूह को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सीमाओं और स्टेट्स के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड या पृथ्वी के मैप पर भारत आखिर खड़ा कहाँ है। ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी सवाल है। अगर हम लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच स्थित है। एक मिनट, यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि हम कन्याकुमारी की बात करते हैं जो साउथ इंडिया में है, सबसे नीचे, पर उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ भी हमेशा नॉर्थ यानी एन लिखा जाता है। ये काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये सच में बहुत बड़ा ट्रैप है और एग्जाम बनाने वाले इसका खूब फायदा उठाते हैं। वही ना, मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई किसी सोसाइटी के साउथ ब्लॉक में रहता हो लेकिन उसका एड्रेस हमेशा नॉर्थ से शुरू होता हो। इसके पीछे आखिर क्या लॉजिक है? अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पृथ्वी को इमेजिन कीजिए, उसके बिल्कुल बीच से एक लाइन गुजरती है, इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा, वो 0 डिग्री वाली लाइन। बिल्कुल, वही 0 डिग्री वाली लाइन। ये लाइन पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ओह, तो इसका मतलब यह है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कन्याकुमारी भी इस इक्वेटर के काफी ऊपर स्थित है। हम पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। अच्छा, तो चाहे हम कश्मीर की बात करें या कन्याकुमारी की, हमारा हर एक इंच हिस्सा इक्वेटर के ऊपर ही है, यानी हम हमेशा नॉर्थ में ही हैं। सही पकड़ा आपने। और एग्जाम में जब सवाल आता है ना, तो ऑप्शंस में जानबूझकर 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लिख देते हैं और लोग साउथ इंडिया सोचकर वही टिक कराते हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा ट्रैप है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एक 0 की लाइन है और हमारा पूरा देश उस 0 से ऊपर है, इसलिए हमेशा नॉर्थ। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और ठीक इसी तरह जब हम लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर की बात करते हैं तो वहां भी यही रूल लागू होता है। अच्छा, तो देशांतर पृथ्वी को कैसे बांटते हैं? जैसे इक्वेटर ऊपर और नीचे बांटती है, वैसे ही प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट में बांटती है और भारत पूरी तरह से इसके ईस्ट यानी पूर्व में है। ओह, इसलिए हमारे लॉन्गिट्यूड्स हमेशा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाते हैं। हर जगह ई लिखा होता है। बिल्कुल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मैप पर भारत का असली पता एकदम नॉर्थ ईस्ट वाले ब्लॉक में है। ये बहुत क्लियर हो गया। तो अब जब हमें अपना ठिकाना मिल गया है, तो इस जायंट ब्लॉक के बिल्कुल बीच से गुजरने वाली एक बहुत ही फेमस लाइन की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। हाँ, ये 23 डिग्री 30 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये भारत को ऑलमोस्ट 2 बराबर हिस्सों में काटती है। और जहां तक मुझे याद है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सही बात है। और इसे याद रखने का एक बहुत ही पुराना और पॉपुलर शॉर्टकट भी है जो अक्सर बच्चे यूज करते हैं, मित्र पर गमछा झार। हाँ, मैंने भी सुना है ये। लेकिन मुझे एक बात और जाननी है, ये कर्क रेखा बस नक्शा पर खींची एक हाइपोथेटिकल लाइन तो नहीं हो सकती? क्या यही वजह है कि नॉर्थ और साउथ इंडिया के मौसम में इतना जमीन आसमान का अंतर होता है? आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। ये लाइन सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि ये मौसम को बांटने वाली एक अदृश्य दीवार है। मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। हाँ, प्लीज बताइए। देखिए, पृथ्वी का वो हिस्सा जहां साल भर सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, उसे टॉरेड जोन या उष्णा कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा के ठीक नीचे का हिस्सा यानी हमारा साउथ इंडिया इसी जोन में आता है। ओह, तो इसीलिए वहां साल भर गर्मी और उमस रहती है। वहां प्रॉपर सर्दियां तो लगभग ना के बराबर होती हैं। बिल्कुल। अगर आप साउथ इंडिया के कल्चर, उनके कपड़े या उनके घरों के आर्किटेक्चर को देखें तो वो सब गर्मी से निपटने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्से का क्या? वहां तो किरणें तिरछी पड़ती होंगी। एकदम सही।
उस ऊपरी हिस्से को सब ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंध कहते हैं। किरणें तिरछी होने की वजह से नॉर्थ इंडिया में हमें मौसम के दोनों एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। यानी गर्मी में भयंकर गर्मी और सर्दी में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। हाँ, तो अगर कोई सोचे कि दिल्ली में जनवरी में लोग रुई की रजाई में क्यों छुपे हैं और चेन्नई में उसी वक्त लोग कॉटन के कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हैं, तो उसका पूरा क्रेडिट इस 23 डिग्री 30 मिनट वाली लाइन को जाता है। ये तो वाकई काफी डीप इनसाइट है। मौसम का ये खेल तो समझ आ गया, लेकिन ज्योग्राफी सिर्फ मौसम नहीं तय करती, ये हमारा वक्त भी बदल देती है। बिल्कुल। अगर अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स मौसम तय करते हैं, तो देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स वक्त तय करते हैं। और इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। मैंने पढ़ा था कि भारत के सबसे पूर्वी हिस्से अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी हिस्से गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है। हाँ, लगभग 30 डिग्री का, और इसका सीधा असर टाइम पर पड़ता है। तो अगर हम सिंपल मैथ लगाएं, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री का मतलब हुआ 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे का फर्क। सही हिसाब लगाया आपने। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे लोग चाय पी रहे होते हैं और सूरज निकल चुका होता है, तब गुजरात में लोग सुबह के 4 बजे गहरी नींद में होते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। भौगोलिक रूप से वहां दिन की शुरुआत 2 घंटे पहले हो चुकी होती है। सुनने में अजीब लगता है, पर यही रियलिटी है। पर एक बात सोचिए, अगर हर स्टेट अपने सूरज के हिसाब से घड़ी सेट करने लगे, तो देश में तो तबाही मच जाएगी। तबाही कैसे? अरे सोचिए ना, असम से चलने वाली किसी ट्रेन के ड्राइवर को तो हर स्टेट क्रॉस करने पर अपनी घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा। बैंक्स कब खुलेंगे, ऑफिसेज का क्या होगा, पूरा टाइम केओस हो जाएगा। और इसी टाइम कियोस या वक्त की अराजकता को रोकने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया। देश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली एक लॉन्जिट्यूड लाइन को सिलेक्ट किया गया। और वो लाइन कौन सी है? वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स की ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड। ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसे ही भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST मान लिया गया। अच्छा, यानी अब चाहे आप अरुणाचल में हो या गुजरात में, आपकी घड़ी उसी मिर्जापुर वाली लाइन के हिसाब से वक्त दिखाएगी। बिल्कुल, पूरे देश में एक ही टाइम जोन फॉलो होता है। लेकिन यहाँ एक एग्जाम ट्रैप भी है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। जरूर, क्या ट्रैप है वो? लोग सोचते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट ही क्यों, 82 या 83 क्यों नहीं? इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय नियम है। कैसा नियम? दुनिया का वक्त लंदन के ग्रीनिच मीन टाइम यानी GMT से तय होता है। एक रूल बनाया गया कि हर देश अपना टाइम जोन 7.5 डिग्री यानी 7.5 डिग्री के मल्टीपल में ही रखेगा, ताकि टाइम का डिफरेंस हमेशा आधे या 1 घंटे के गैप में रहे, ना कि 12 मिनट या 17 मिनट जैसा अजीब सा टाइम। ओह वाओ! तो अगर हम 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 330 मिनट, और 330 मिनट का मतलब हुआ ठीक 5.5 घंटे। एकदम सही। और क्योंकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट घूमती है और भारत ईस्ट में है, तो हमारा सूरज लंदन से पहले उगता है। यानी हमारा वक्त उनसे हमेशा आगे रहेगा, प्लस 5 hours 30 minutes। हाँ, जब लंदन में लोग दोपहर के 12 बजे लंच कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होते हैं और हम ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही वो ट्रैप है ना, जहाँ एग्जामिनर्स बिहाइंड या पीछे लिखकर कंफ्यूज करते हैं। सही पकड़ा। ऑप्शंस में 5.5 घंटे आगे और 5.5 घंटे पीछे दोनों होते हैं। जिन्हें लॉजिक नहीं पता वो आराम से गलती कर देते हैं। वाह, मौसम और वक्त का ये खेल तो समझ आ गया। अब एक थोड़ा बेसिक पर बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है। हाँ, ये एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है। पर जब मैं भौगोलिक आंकड़े देख रही थी तो पता चला कि सबसे उत्तरी बिंदु यानी नॉर्थ पॉइंट तो लद्दाख में इंदिरा कॉल है और साउथ पॉइंट इंदिरा पॉइंट लिखा है। अगर कन्याकुमारी आखिरी छोर है तो ये इंदिरा पॉइंट की क्या कहानी है? अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी एक कल्चरल बात है, ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं। अच्छा, तो फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि कन्याकुमारी सिर्फ हमारी मेनलैंड यानी मुख्य भूमि का आखिरी छोर है, पर भारत की सीमा वहां खत्म नहीं होती। समुद्र के अंदर देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी तो हमारे ही है ना। ओह, यानी जहां जमीन खत्म होती है वहां हमारा भूगोल खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ग्रेट निकोबार द्वीप में लगभग 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे,
ये कन्याकुमारी से भी और नीचे यानी इक्वेटर के और पास है। तो टेक्निकल टर्म्स में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मेनलैंड का सदर्न पॉइंट क्या है तो जवाब कन्याकुमारी होगा। हाँ, और अगर सिर्फ भारत का दक्षिणतम बिंदु या सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो उसका एकमात्र सही जवाब इंदिरा पॉइंट होगा। इसमें लोग मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में बहुत फंसते हैं। ये बहुत क्लियर था। और इसी तरह अगर हम वेस्ट और ईस्ट के कॉर्नर्स की बात करें तो गुजरात में गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है और अरुणाचल प्रदेश में किबिथू सबसे पूर्वी बिंदु है। सही कहा। और इन्हीं दोनों के बीच वो 30 डिग्री और 2 घंटे वाला फासला है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। चलिए, अब हमने चारों कोने तो नाप लिए हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर जमीन आखिर है कितनी। भारत का टोटल एरिया लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरी दुनिया की टोटल जमीन का लगभग 2.4% है और हम 7वें सबसे बड़े देश हैं। हाँ, रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा ही नंबर आता है। लेकिन यहाँ मैंने एक बहुत ही बारीक चीज नोटिस की। वो क्या? देखिए, नॉर्थ से साउथ तक की हमारी लंबाई 3214 किलोमीटर है, लेकिन ईस्ट से वेस्ट तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। यानी भारत चौड़ा कम और लंबा ज्यादा है, जबकि मैप में देखने पर ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की है। और सच बताऊं तो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं। वो लिख देंगे कि भारत का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन उसके नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन से ज्यादा है। और जिसने आंकड़े ध्यान से नहीं पढ़े वो इस गलत स्टेटमेंट को सही मान लेगा। बिल्कुल, मैप हमेशा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। हमें नंबर्स पर भरोसा करना चाहिए। एकदम सही बात है। अब बाउंड्रीज की बात करें तो हमारी लैंड बाउंड्री यानी स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो 7 देशों के साथ लगती है। पर मुझे डाउट कोस्ट लाइन्स यानी समुद्री तट पर है। कोस्टलाइन का आंकड़ा 7516.6 किलोमीटर है। इसमें क्या डाउट है? डाउट ये है कि क्या ये सिर्फ हमारी मेनलैंड की कोस्टलाइन है या इसमें कुछ और भी शामिल है? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है और यहीं पर एग्जाम का अगला बड़ा ट्रैप बिछा होता है। ये जो 7516.6 किलोमीटर का आंकड़ा है, इसमें हमारे आइलैंड्स यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तट रेखाएं भी शामिल हैं। ओह, तो अगर कोई इसे सिर्फ मेनलैंड की कोस्टलाइन मान ले जी। तो उसकी कैलकुलेट की हुई टेरिटरी गलत हो जाएगी। हाँ, मेनलैंड की कोस्टलाइन तो सिर्फ लगभग 6100 किलोमीटर के आसपास है। आइलैंड्स को जोड़कर ही वो टोटल फिगर बनती है। अगर स्टेटमेंट में आइलैंड सहित लिखा है तभी 7516.6 सही होगा। ये छोटे छोटे वर्ड्स जैसे मेनलैंड या टोटल आगे चलकर कितना बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। अब क्योंकि हम समुद्र की बात कर ही रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक उलझन और चल रही है। बोलिए, क्या उलझन है? जमीन पर तो हमें बॉर्डर साफ दिखते हैं, फेंस लगती है, पता होता है कि कहाँ भारत खत्म और दूसरा देश शुरू। लेकिन समुंदर में तो ऐसी कोई दीवार या बाउंड्री नहीं होती ना। तो पानी के अंदर हमारा अपना इलाका आखिर कहाँ तक है? ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा विषय है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इसे टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं और ये कोस्टलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स अंदर तक होती है। वेट, एक मिनट। नॉटिकल माइल्स यानी समुद्री मील, क्या ये हमारे नॉर्मल जमीन वाले मील से अलग होता है? जी हाँ, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। जमीन पर जो हम मील नापते हैं ना, वो करीब 1.6 किलोमीटर का होता है। ये इंसानों का बनाया हुआ पैमाना है। तो फिर समुंदर का मील कैसे बनता है? देखिए, समुद्री मील पृथ्वी की गोलाई और उसके अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। यह एक्चुअली लैटिट्यूड के 1 मिनट के एंगल के बराबर होता है। एक नॉटिकल माइल लगभग 1.852 किलोमीटर का होता है। अच्छा, यानी समंदर का मील जमीन के मील से बड़ा होता है। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब हुआ लगभग 21.9 यानी 22 किलोमीटर तक का समंदर। बिल्कुल सही कैलकुलेशन। तो क्या इस 22 किलोमीटर के पानी में हमारे वही रूल लगते हैं जो जमीन पर लगते हैं? एकदम वही। इस 12 नॉटिकल माइल के जोन में भारत का कंप्लीट सॉवरन राइट है, यानी पूर्ण अधिकार। वहां का पानी, उसके अंदर की मछलियां, उसके नीचे का तेल या मिनरल्स, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भारत का है। यानी अगर वहां कोई दूसरे देश का जहाज बिना परमिशन आ जाए तो उसे घुसपैठ माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दिल्ली या मुंबई की सड़क पर बिना वीजा घूम रहा हो, वहां तक का समंदर टेक्निकली भारत का ही एक हिस्सा है। ये जानकारी तो सच में नजरिया बदलने वाली है। मैं तो आज तक नॉटिकल माइल्स को नॉर्मल माइल्स ही समझती थी। यही छोटी बातें ही तो मास्टर क्लास को ऑर्डिनरी लेक्चर से अलग बनाती हैं। सही कहा। अब जब हमने एरिया और बाउंड्री समझ ही ली हैं, तो थोड़ा अंदर आते हैं और राज्यों की बात करते हैं।
स्टेट्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि एरिया के हिसाब से टॉप 3 हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जिसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक भी है, राम महान है। रा से राजस्थान, मां से मध्य प्रदेश और महान से महाराष्ट्र। वाह, ये ट्रिक तो बहुत आसान है। पर जहां मैं सबसे ज्यादा चौंकी वो स्टेट्स का डेटा नहीं था, बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स का था। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाले डेटा में एक बहुत मजेदार कहानी है। बिल्कुल। अगर किसी से रैंडमली पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो 99% लोग बोलेंगे लेह, क्योंकि लद्दाख मैप पर देखो तो इतना विशाल दिखता है ना। और इसी बात का एग्जाम बनाने वाले पूरा फायदा उठाते हैं। वो ऑप्शन ए पर ही लेह लिख कर दे देते हैं, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। असल में भारत का सबसे बड़ा जिला लेह नहीं, बल्कि गुजरात का कच्छ है। कच्छ का एरिया करीब 45,652 स्क्वायर किलोमीटर है और लेह उससे थोड़ा सा छोटा, यानी 45,110 स्क्वायर किलोमीटर पर दूसरे नंबर पर आता है। सही कहा। तीसरे नंबर पर राजस्थान का जैसलमेर है और कच्छ और लेह के बीच का एरिया डिफरेंस बहुत मामूली है, बस 500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। लेकिन सबसे बड़ा तो फिर कच्छ ही हुआ ना। और जिन लोगों ने गहराई से पढ़ाई नहीं की है, वो मैप के उस विजुअल इल्यूजन में फंसकर लेह पर टिक कर देते हैं। यही वो आहा मोमेंट होता है। एक अच्छे स्टूडेंट को पता होता है कि एग्जामिनर उससे गलती कहाँ करवाना चाहता है। तो आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हमने सच में ज्योग्राफी की कई परतें खोली हैं। अगर हम एक क्विक रीकैप लें तो हमने जाना कि हम टोटली नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं, इसलिए कन्याकुमारी के साथ भी एन लगता है। हाँ, और हमने कर्क रेखा की उस अदृश्य दीवार को समझा जो हमारे देश में मौसम और कल्चर को 2 हिस्सों में बांटती है। बिल्कुल। और हमने वो मिर्जापुर का टाइम मैजिक भी डिकोड किया कि कैसे वो 82.5 डिग्री की लाइन पूरे देश को टाइम के औस से बचाती है और हमें जीएमटी से 5.5 घंटे आगे रखती है। साथ ही हमने कन्याकुमारी वर्सेस इंदिरा पॉइंट की डिबेट क्लियर की और देखा कि कच्छ कैसे लेह को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा जिला बन बैठा है। और सबसे मजेदार बात, हमने जाना कि समंदर का मील जमीन के मील से बड़ा क्यों होता है। ये सच में एक डीप डाइव था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट से करते हैं। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पूरा उपमहाद्वीप है। हाँ, पर तकनीकी रूप से इसका असली मतलब क्या होता है? मैं सोच रही थी, क्या हम इसकी तुलना एक विशाल जॉइंट फैमिली से कर सकते हैं? अरे ये तो बहुत ही शानदार उपमा है। इसे ऐसे समझिए, उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का वो बड़ा हिस्सा होता है जो भौगोलिक और भूगर्भीय रूप से थोड़ा अलग होता है। मतलब एक ऐसा पुश्तैनी घर जो एक ही मजबूत नींव पर खड़ा है। बिल्कुल। भूविज्ञान की भाषा में कहें तो एक ही टेक्टोनिक प्लेट। जब हम इस जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 5 देश गिने जाते हैं: पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। सिर्फ 5 देश। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों की सूची तो इससे लंबी है ना? हाँ, यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। जॉइंट फैमिली वाले इस पुश्तैनी घर में केवल ये 5 देश ही आते हैं। लेकिन अगर स्थलीय पड़ोसियों की बात करें, मतलब जो हमारे घर के आसपास रहने वाले मोहल्ले के लोग हैं, तो उनकी कुल संख्या 7 है। अच्छा, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गए और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। सही जा रही। और पूर्व की तरफ म्यांमार और बांग्लादेश हैं। तो कुल मिलाकर 7 स्थलीय पड़ोसी हो गए जो सीधे तौर पर हमारी जमीन को छूते हैं। एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। अगर श्रीलंका हमारे इतना करीब है, जिसका इतिहास भी हमसे जुड़ा है, तो वो उस उपमहाद्वीप या जॉइंट फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, श्रीलंका और म्यांमार करीबी पड़ोसी जरूर हैं, लेकिन वो इस मुख्य ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। श्रीलंका तो समुद्र से पूरी तरह अलग एक स्वतंत्र द्वीप है। वो मुख्य भूभाग से कट चुका है। ओ, समझ गई। मतलब सिर्फ पास रहने से कोई परिवार का हिस्सा नहीं बन जाता। और म्यांमार के साथ क्या स्थिति है? म्यांमार और भारत के बीच अराकान योमा की विशाल पहाड़ियां और घने जंगल हैं। ये एक ऐसी प्राकृतिक दीवार खड़ी कर देते हैं जो म्यांमार को इस उपमहाद्वीप से अलग कर देती है। क्या बात है, अब एकदम स्पष्ट हो गया। लेकिन इन 7 स्थलीय पड़ोसियों के नाम और उनकी सीमाओं की लंबाई याद रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अरे, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अचूक मंत्र है। इसे एक छोटी सी लाइन में पिरोया गया है: बचपन में MBA। बचपन में MBA? ये तो सुनने में काफी मजेदार लग रहा है। तो इसकी डिकोडिंग कैसे होगी? चलिए इसके एक एक अक्षर को खोलते हैं। बचपन का ब है बांग्लादेश, च से चीन,
प से पाकिस्तान और न से नेपाल। और एमबीए का क्या? एमबीए का एम है म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। हो गया ना आसान? एक सेकंड, अगर मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं तो ब यानी बांग्लादेश सबसे पहले आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मंत्र घटते क्रम में है। क्या बात है, एकदम सही पकड़ा आपने। ये फॉर्मूला लंबाई के आधार पर ही व्यवस्थित है। सूची में सबसे पहला नाम बांग्लादेश का है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सच में? ये तथ्य तो अक्सर हैरान कर देता है। मतलब अगर किसी से भी पूछा जाए कि सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, तो लोग तुरंत चीन या पाकिस्तान कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि न्यूज चैनलों पर हमेशा इन्हीं दोनों का जिक्र होता है। मीडिया में छाई धारणाओं और असली भूगोल के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है। बाप रे, इतनी लंबी! ये जो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। ये इतनी लंबी इसलिए है क्योंकि यह सीधी रेखा नहीं है, बल्कि नदियों और जंगलों के बीच से सांप की तरह बल खाती हुई जाती है। अच्छा, और मैंने स्रोत सामग्री के नोट्स में देखा था, उत्तर पूर्व के नक्शे को लेकर यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप भी है ना? जी हाँ, बहुत बड़ा ट्रैप। जब उत्तर पूर्वी राज्यों की बात आती है तो परीक्षाओं में अक्सर पूछते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता, और विकल्पों में मणिपुर या नागालैंड डाल देते हैं। तो ये दोनों राज्य बांग्लादेश को नहीं छूते हैं? एकदम नहीं। ये बात अच्छे से गांठ बांध लेनी चाहिए कि मणिपुर और नागालैंड की सीमा बांग्लादेश को किसी भी सूरत में स्पर्श नहीं करती। इसे दिमाग में ऐसे देखा जा सकता है कि मणिपुर और नागालैंड तो म्यांमार की तरफ वाले पूर्वी किनारे पर बैठे हैं और बांग्लादेश एकदम बीच में नीचे की तरफ है। बिल्कुल सटीक विजुअलाइजेशन है। और इसी बांग्लादेश सीमा पर एक और बहुत रहस्यमयी अवधारणा है, जिसे शून्य सीमा रेखा या जीरो बॉर्डर लाइन कहा जाता है। जीरो बॉर्डर लाइन, ये क्या है? मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना। ये भारत के त्रिपुरा राज्य से जुड़ी एक अनोखी भौगोलिक स्थिति है। त्रिपुरा का भूगोल अपने आप में एक अजूबा है। ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। मतलब उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों तरफ से बांग्लादेश। बिल्कुल, और इसी विशेष स्थिति के कारण त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को शून्य सीमा रेखा कहा जाता है। अगर इसे एक चित्र के रूप में देखा जाए तो त्रिपुरा एक ऐसे कमरे की तरह लगता है जिसकी बालकनी पूरी तरह से पड़ोसी के घर के आंगन में निकली हुई है। हाँ, बहुत खूब। और उस बालकनी में खड़े होने पर तीनों तरफ पड़ोसी का घर दिखाई देता है। सिर्फ पीछे का एक दरवाजा अपने खुद के घर में खुलता है, जो असम और मिजोरम की तरफ जाता है। क्या बात है! बालकनी वाली उपमा से ये एकदम साफ हो गया। अब बचपन में एमबीए के च यानी चीन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी सीमा 3488 किलोमीटर है ना? जी, और इस सीमा का एक बहुत ही ऐतिहासिक नाम है मैकमोहन रेखा। नोट्स के अनुसार ये 27 अप्रैल 1914 से वजूद में है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर ये रेखा इतनी पुरानी है तो इस सीमा पर हमेशा इतना तनाव क्यों बना रहता है? इसके पीछे का इतिहास बहुत गहरा है। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन ने ये रेखा कागज पर खींची थी। तो फिर दिक्कत कहाँ आ गई? समस्या ये है कि चीन इस समझौते को ये कहकर खारिज करता है कि तिब्बत को इस तरह के समझौते करने का कोई आजाद अधिकार नहीं था। इसीलिए चीन आज भी इसे आधिकारिक सीमा मानने में आनाकानी करता है। मतलब जब भूगोल के नक्शे पर इतिहास की संधियां थोप दी जाती हैं तो ऐसे ही विवाद जन्म लेते हैं। और विवादित रेखाओं की बात हो तो पाकिस्तान के साथ लगी 3323 किलोमीटर लंबी सीमा को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, इस सीमा का नाम है रेडक्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के साथ अस्तित्व में आई थी। हाँ, और सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश वकील को ये काम सौंपा गया था जिसे भारत के भूगोल की कोई समझ नहीं थी। सही कहा। उसने महज कुछ हफ्तों में नक्शे पर लकीरें खींचकर एक देश को 2 हिस्सों में चीर दिया। ये इतिहास की बड़ी त्रासदियों में से एक है। मेज पर बैठकर खींची गई उस एक बेजान लकीर ने करोड़ों जिंदगियों का भूगोल ही बदल दिया। अगर आज की स्थिति देखें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान से लगते हैं। पर सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ राजस्थान साझा करता है, करीब 1170 किलोमीटर लंबी। थार के उस तपते रेगिस्तान में फैली ये रेखा एक बहुत बड़ी सामरिक चुनौती है। वाकई। रेडक्लिफ रेखा के इस तनावपूर्ण माहौल से उलट चलिए अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं, नेपाल की तरफ, जहां कोई कांटेदार तार नहीं है। हाँ, नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर की एक ओपन बॉर्डर है, जहां आर पार जाने के लिए वीजा नहीं लगता।
लेकिन यहाँ एक और बहुत भयंकर एग्जाम ट्रैप छुपा है। अच्छा, नेपाल की सीमा पर कैसा ट्रैप? सवाल सीधा सा है, क्या पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल को छूती है? एक मिनट, अगर कोई बिना नक्शे के अंदाजा लगाए तो यही सोचेगा कि पश्चिम बंगाल तो नीचे दक्षिण की तरफ बंगाल की खाड़ी के पास है और नेपाल एकदम उत्तर में हिमालय पर है। बिल्कुल। और 90% लोग परीक्षाओं में यही तर्क लगाकर नहीं पर निशान लगाते हैं और यहीं वो जाल में फंस जाते हैं। तो मतलब पश्चिम बंगाल नेपाल को छूता है कैसे? हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल का नक्शा सिर्फ नीचे तक सीमित नहीं है। वो एक बहुत ही संकरी पट्टी के रूप में, जिसे अक्सर चिकन ने कहा जाता है, ऊपर दार्जिलिंग तक जाता है। ओह, और वो ऊपरी सिरा नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। एकदम सही। इसलिए नेपाल को छूने वाले राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी शामिल है। ये जानकारी तो सच में सारे पुराने भ्रम तोड़ देती है। नक्शे को कभी भी सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखना चाहिए। चलिए अब MBA के M पर आते हैं, म्यांमार। इसकी सीमा 1643 किलोमीटर है। जी, और म्यांमार सीमा पर स्थित 4 भारतीय राज्यों को याद रखने का भी एक बहुत सरल कोड है, अरुणा मामी। अरुणा मामी, ये तो जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है। इसका क्या रहस्य है? बहुत आसान है। अरुणा से बनता है अरुणाचल प्रदेश, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो फिर नागालैंड कहाँ गया? अरुणा शब्द में जो ना की ध्वनि है ना, उसे नागालैंड से जोड़ा जा सकता है। तो हो गए 4 राज्य, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। और अब इस स्थलीय सफर का अंत होता है B और A के साथ, मतलब भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा मात्र 106 किलोमीटर। बिल्कुल। और यहाँ अफगानिस्तान के साथ एक ड्यूरेंट रेखा का भी उल्लेख करना जरूरी है। जब 1893 में ये रेखा खींची गई थी, तब यह ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। तो विभाजन के बाद क्या हुआ? 1947 के बाद इस रेखा का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चला गया। आज भारत के लद्दाख का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा इस सीमा को छूता है। ये तो हो गई जमीनी सीमाओं की पूरी डिकोडिंग। अब थोड़ा पहाड़ों से निकलकर नीले समंदर की तरफ चलते हैं। भारत की तट रेखा और समुद्री सीमाओं के रहस्य भी तो कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम समंदर की तरफ देखते हैं तो परिदृश्य पूरी तरह नया रूप ले लेता है। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो सीधे समंदर की लहरों को छूते हैं। हाँ, पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, और पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सही। और राज्यों के अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज भी हैं, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान एवं निकोबार। और हमारी प्रादेशिक जल सीमा समुद्र के भीतर 12 समुद्री मील तक फैली है। 12 नॉटिकल माइल्स। यहाँ पर भी तो एक एग्जाम ट्रैप है ना, वो सबसे लंबी तटरेखा वाला सवाल। अरे हाँ, ये सवाल दिखने में बहुत मासूम है, लेकिन अच्छे खासे लोग इसमें मात खा जाते हैं। सवाल ये है कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो जवाब होगा गुजरात, है ना? बिल्कुल। गुजरात की समुद्री तटरेखा 1214.7 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अगर सवाल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल कर ले जाएं, मतलब अगर पूरी प्रतियोगिता हो, तब गुजरात पहले नंबर से खिसक जाता है। अगर दोनों को मिला दें तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की हो जाती है, करीब 1962 किलोमीटर लंबी। ऐसा क्यों? मतलब अंडमान तो देखने में छोटा लगता है। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। अंडमान निकोबार कोई एक सीधी लकीर वाला भूभाग नहीं है, इसमें 500 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। ओ, समझ गई। अगर एक सीधी रेखा और एक टेढ़ी मेढ़ी टुकड़ों में बटी हुई रेखा को नापा जाए तो टुकड़ों वाली रेखा हमेशा लंबी निकलती है। एकदम सही। जब उन सैकड़ों द्वीपों के किनारों को इंच दर इंच नापते हैं तो कुल लंबाई गुजरात की सीधी तटरेखा से कहीं ज्यादा निकल जाती है। ये तो हमें सिखाता है कि किसी भी सवाल को कितनी बारीकी से पढ़ना चाहिए। केवल एक शब्द के जुड़ने से पूरी सच्चाई बदल जाती है। बिल्कुल। चलिए अब समुद्र के रास्ते अपने जलीय पड़ोसियों से भी मिल लेते हैं। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है और दक्षिण पूर्व में हमारा पुराना पड़ोसी श्रीलंका है। पर श्रीलंका के साथ कोई जमीनी सीमा नहीं है। जी नहीं। श्रीलंका और भारत के बीच समुद्र का एक संकरा सा रास्ता है। इसे पाक जल संधि या पाल्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। अच्छा, और समंदर के इस नक्शे को देखते हुए पुदुचेरी का नाम भी सामने आता है।
आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये चेन्नई के पास एक छोटी सी सुंदर जगह है जहां फ्रांसीसी रहते थे। हाँ, धारणा तो यही है, लेकिन पुडुचेरी का असल फैलाव तो दिमाग चकरा देने वाला है। ये भारत का सबसे अनोखा और बिखरा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब ये किसी एक जगह पर नहीं है? नहीं, ये 3 अलग-अलग राज्यों में 4 अलग-अलग जिलों के रूप में बिखरा हुआ है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई मशहूर रेस्टोरेंट है, नाम एक ही है लेकिन उसकी अलग-अलग शाखाएं 3 राज्यों में खुली हुई हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे इतिहास है। आजादी से पहले ये सभी इलाके फ्रांसीसियों के अधीन थे। जब वो गए तो इन क्षेत्रों की अनूठी संस्कृति बचाने के लिए इन्हें एक ही छतरी यानी पुडुचेरी के नीचे रखा गया। ओह, अब बात समझ में आई। तो इसका एक जिला माहे केरल में है, करिकाल और मुख्य पुडुचेरी तमिलनाडु में है, और यनम ऊपर आंध्र प्रदेश में है। एकदम सही पकड़ा आपने। अब इसी समुद्र भूगोल में कुछ चैनल्स का नाम बार बार आता है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। ये चैनल टीवी वाला चैनल तो नहीं है ना? इनका असली मतलब क्या होता है? नहीं, भूगोल में चैनल का अर्थ होता है पानी का वो चौड़ा रास्ता जो 2 बड़े भूभागों को अलग करता है। और ये जो 8, 9 जैसे नंबर है, ये दरअसल अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स हैं। अच्छा, तो अगर सबसे नीचे से शुरू करें तो वहां ग्रेट चैनल है जो इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। बिल्कुल, और परीक्षाओं में 10 डिग्री चैनल को लेकर बहुत सवाल आते हैं। ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इसे तो फिक्स कर लेना चाहिए दिमाग में। और वो 8 और 9 डिग्री के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक थी ना, MM8 और LM9। जी, MM8 का अर्थ है मालदीव्स और मिनिकॉय, इनके बीच 8 डिग्री चैनल है। और LM9 का अर्थ है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, जिनके बीच 9 डिग्री चैनल है। क्या बात है! ये तो पूरी तरह से महासागर में गोता लगाने जैसा अनुभव रहा। कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर अंडमान की गहराइयों तक सब खंगाल लिया। बिल्कुल, बहुत ही विस्तृत चर्चा रही। तो चलिए, अब इस पूरी चर्चा को दिमाग में बिठाने के लिए एक बहुत ही तेज मेगा रिवीजन करते हैं। मैं विषय बोलूंगी और आप तथ्य बताएंगे। तैयार हैं? एकदम तैयार हो, चलिए शुरू करते हैं। कर्क रेखा भारत की ठीक बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय यानी IS की 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, जो GMT से 5.5 घंटे आगे है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो दुनिया का 2.4% है, और हम 7वें सबसे बड़े देश हैं। सबसे लंबी और सबसे छोटी स्थलीय सीमा। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और अंत में 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच बहने वाली जलधारा। कमाल की ऊर्जा है। तो अंततः इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? भूगोल की इन किताबों नक्शों से क्या साबित होता है? यही कि भूगोल केवल रटने का विषय नहीं है, ये किसी देश का DNA है। बिल्कुल सही। जब कोई नक्शे पर मैकमोहन रेखा को देखता है, या रेडक्लिफ रेखा के इतिहास को पढ़ता है, या पुडुचेरी के बिखरे हिस्सों को समझता है, तो वो केवल दूरियां नहीं नाप रहा होता। सही कहा। ये रेखाएं और चैनल तय करते हैं कि किसी राष्ट्र की सेनाएं कहाँ तैनात होंगी, उसका व्यापार कैसे होगा और उसका भविष्य कैसा होगा। अगर एक्सरे वाली बात पर वापस लौटे तो ये सीमाएं शरीर के कंकाल की तरह हैं। लेकिन जब हम इसके पीछे का इतिहास और विज्ञान समझ जाते हैं, तब उस देश की असली आत्मा महसूस होती है। बिल्कुल, ये जानकारी सिर्फ परीक्षा का हथियार नहीं है, बल्कि अपनी जमीन को जानने का रास्ता है। तो एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक फैले इस विशाल नक्शे को अपने मन में देखिए। इस ज्ञान को अपनी ताकत बनाइए। अगली बार तक के लिए खोजते रहिए और सीखते रहिए।